माफ कीजिएगा, शरद पवार कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते क्या कह रहे हैं। की आपण सगळे एकत्रित पक्षात काम करणार आहोत, मी फक्त पदावर वाजवत होते। तुमच्या भाषण मी वाजवला नाही, तुमच्या सगळ्या कामाला कार्यक्रमाला तुमच्या बरोबर मी आहे। देशांतील पुरोगामी विचाराच्या सर्वच कार्यकर्त्यांच्या आयुष्यातला सर्वात अत्यंत क्लेशकारक दिवस। कोणालाही अशी अपेक्षा नव्हती की आपण अशा पैसा निर्णय। रौनक, अगर आप सुन पाए हो, शरद पवार साहब ने छोटा सा कुछ ऐलान किया यहाँ पर, क्या बोले, अगर आप हमारे दर्शकों को उसका हिंदी अनुवाद बता पाए। व्यक्तिगत असेल, सामाजिक असेल, आपल्या बिना व्यर्थ आहे। देशाची, राज्याची, महाराष्ट्राची गरज जर का आपण लक्षामध्ये घेतली, रौनक आपको आवाज मिल रही है, विशेष करून सर्व क्षेत्रातल्या प्रत्येकाची गरज आपण लक्षामध्ये घेतली तर आपलं व्यक्तिमत्व गेले 60 वर्ष संपर्क नहीं हो पा रहा है कार्यक्रम स्थल पर। इस समय शरद पवार से बारी बारी से सभी इस बात की गुजारिश कर रहे हैं कि वो अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष छोड़ने के फैसले के बाद वहां तमाम कार्यकर्ता भावुक हो उठे और उसके बाद उन्होंने यहां पर शरद पवार से पुनर्विचार अपने फैसले पर करने की बात कहने लगे। हम जितेंद्र दीक्षित के पास चलते हैं और समझते हैं कि शरद पवार ने अभी छोटा सा संवाद किया वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं के साथ, क्या कुछ कहा। जितेंद्र, अगर आप सुन पाए हो तो हिंदी अनुवाद बताएं। जी, शरद पवार ने अपने कार्यकर्ताओं को, जो वहां पर भावुक कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हुए ये कहा कि मैं सिर्फ अध्यक्ष पद से हट रहा हूं, मैं पार्टी से नहीं हट रहा हूं और मैं आपके साथ में जुड़ा रहूंगा। तो ये कहते हुए उन्होंने वहां मौजूद जो तमाम भावुक कार्यकर्ता हैं उनको समझाने बुझाने की कोशिश की है, उनको शांत करने की कोशिश की है, क्योंकि अजीत पवार को छोड़कर वहां मौजूद जितने भी नेता हैं सभी उनसे गुजारिश कर रहे हैं, सभी उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार कीजिए। लेकिन शरद पवार ने स्पष्ट किया कि वो अपने फैसले पर अडिग रहने वाले हैं। वे भले ही अध्यक्ष पद से हट जाएंगे लेकिन पार्टी में बने रहेंगे और लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। इसका साफ मतलब है कि वे राजनीति में सक्रिय रहने वाले हैं, सिर्फ अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे। जितेंद्र, एक सवाल यह है कि अजित पवार को कहीं ना कहीं ये पता था कि कुछ ऐसा कदम शरद पवार उठाने वाले हैं। कुछ दिन पहले का आपको बयान उनका याद होगा, अजित पवार ने कहा था कि मैं लगातार शरद पवार जी के हर एक कदम पर उन पर नजर बनाए हुए हूं। वो जानते थे कुछ ऐसा कदम उठाने वाले। जी हाँ, बिल्कुल। और जब शरद पवार ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो जाहिर तौर पर उन्होंने अपने परिवार के साथ तो इस बात की चर्चा की ही होगी। हम ये मानकर चलते हैं कि उन्होंने अजीत पवार को इस बारे में बता दिया होगा, उन्होंने सुप्रिया सुले को इस बारे में बता दिया होगा। और जिस तरह से हाल के घटनाक्रम हुए हैं और उसके बाद में जो महाविकास आघाड़ी को लेकर चर्चाएं शुरू हो रही थी, मुझे लगता है कि उस परिप्रेक्ष्य में देखें, तो उस संदर्भ में देखें तो आज का शरद पवार के इस फैसले का ऐलान जो है काफ़ी अहमियत रखता है, क्योंकि इसके बाद शरद पवार के हटने के बाद में जो दो नाम सामने आ रहे हैं, या तो जो है सुप्रिया सुले अध्यक्ष बन सकती हैं या फिर अजीत पवार बन सकते हैं, या कोई तीसरा नाम जो कि इन दोनों ही खेमों में से किसी एक खेमे से जुड़ा हुआ हो सकता है, वो बन सकता है। और अब तक शरद पवार का स्टैंड रहा है महाविकास आघाड़ी के साथ में रहने का। उन्होंने ही इस गठबंधन को जन्म दिया, उन्होंने इस गठबंधन के साथ में कांग्रेस को भी जोड़ा था। लेकिन अब जो नया नेतृत्व आएगा, जो नया अध्यक्ष होगा, पार्टी आगे उसके सोच के हिसाब से चलने वाली है। और उसकी सोच क्या होगी इस बारे में जो है अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसका हिंट शरद पवार ने अपनी आज जो आत्मकथा रिलीज हुई है उसमें उन्होंने इस बात का हिंट दे दिया है। उन्होंने ये कहा कि पार्टी में एक धड़ा ऐसा है, पार्टी में एक वर्ग ऐसा है जो ये चाहता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस बीजेपी के साथ में हाथ मिलाए। तो अगर वो धड़ा
पार्टी के शीर्ष पर आता है, नेतृत्व को हासिल करता है, तो जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि आने वाले चंद दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी उठापटक देखने मिलेगी। बिल्कुल जितेंद्र दीक्षित, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या शरद पवार ने बोलते हुए, अपनी बात रखते हुए, रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए ये भी कहा है कि जो कमेटी है वो आज ही फैसला सुना देगी कि अगला अध्यक्ष कौन होगा, या वक्त लेगी वो कमेटी? देखिए, ये आज सुनाएगी या फिर वक्त लेगी, इस बारे में स्पष्टता नहीं है, लेकिन कमेटी का उन्होंने ऐलान कर दिया है और कमेटी ही उन्होंने ये कहा है कि जल्द ही, अजीत पवार ने भी इस बात की तस्दीक की कि जल्द ही कमेटी बैठकर जो है जो बात करेगी, तमाम लोगों से राय लेगी और उसके बाद में अपने फैसले का ऐलान करेगी। अपनी बुक में भी उन्होंने ये जिक्र किया है जितेंद्र की एक ऐसा धड़ा है एनसीपी में जो कि बीजेपी की तरफ जाना चाहता है। किस धड़े की वो बात कर रहे थे? पिछले दिनों की मुलाकातों पर भी अगर हम ध्यान दें तो अजित पवार की भी मुलाकातें हुई और अगर वो धड़ा शीर्ष पर आता है तो आने वाले दिनों में बीजेपी से हाथ मिला लेगा। और बड़ा सवाल ये है, क्या उस धड़े के सरदार जो है वो अजित पवार हैं? बिल्कुल, जो पहला शक जाता है अगर किसी का तो अजीत पवार के ऊपर ही जाता है, क्योंकि अजीत पवार के हाल के आप बयानों को देखिए। अजीत पवार जिस तरह से बीजेपी की तारीफ कर रहे थे, जिस तरह से मोदी की तारीफ कर रहे थे, जब मोदी के शैक्षणिक डिग्री के बारे में विवाद उठा तो उस पर भी अजीत पवार ने जो है एक तरह से मोदी का परोक्ष तौर पर समर्थन ही किया। अडानी के मामले को लेकर जो है खुद शरद पवार, अजीत पवार दोनों की तरफ से ऐसे बयान आए जो कि मोदी के समर्थन में लग रहे थे। तो हाल के दिनों को अगर हम इस मामले से जोड़कर देखें, आज के घटनाक्रम से जोड़कर देखें, तो जाहिर तौर पर ऐसा लगता है कि अजीत पवार का बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। और हालिया इतिहास आप देख लीजिए, साल 2019 में अजीत पवार ने ही देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर 3 दिनों वाली सरकार बना ली थी। इसके अलावा यहां यह बात भी अहमियत रखती है कि संजय राउत ने यह कहा था कि एनसीपी के नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है केंद्रीय एजेंसियों का। तो जो एनसीपी के नेता जिनके ऊपर केंद्रीय एजेंसियां मामला चला रही हैं, उनमें से एक नेता अजीत पवार भी खुद हैं। तो ऐसे में ये तमाम चीजों को अगर जोड़ के देखें तो जाहिर तौर पर जो सवाल आपने किया था उससे यही लगता है कि ये जो धड़ा है वो अजीत पवार का धड़ा हो सकता है। बिल्कुल, जितेंद्र दीक्षित महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि क्या वहां पर चल रहा है और किस तरह से किताब में शरद पवार ने क्या कुछ लिखा है जो आने वाली सियासत के लिए जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अजित पवार, माफ कीजिएगा, शरद पवार ने अपनी किताब में लिखा है कि एक धड़ा है एनसीपी का जो बीजेपी के साथ जाना चाहता है। साथ ही साथ शरद पवार ने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि उनको नहीं पता था कि अजित पवार बीजेपी के साथ जाकर 10 एमएलए के साथ जाकर शपथ ग्रहण ले लेंगे। तो पहले जो कहा जा रहा था कि ये जो गेम था वो शरद पवार की जानकारी में था, लेकिन अब शरद पवार ने साफ कर दिया कि उनको इस बात की जानकारी नहीं थी। एक महत्वपूर्ण सवाल जितेंद्र, आप बार बार कह रहे हैं कि सुप्रिया सुले और अजित पवार के अलावा दोनों धड़ों में से कोई एक भी बन सकता है पार्टी का नया अध्यक्ष। वो नाम, ऑब्वियस से नाम कौन कौन से हैं दोनों धड़े में से जो अध्यक्ष पद की रेस में, अगर सुप्रिया सुले, अजित पवार नहीं आते हैं तो हो सकते हैं? देखिए, तो फिर ऐसे में जो बड़े नाम हमारे सामने नजर आते हैं, एक बड़ा नाम है जयंत पाटिल का, दूसरा बड़ा नाम है दिलीप वलसे पाटिल का। ये दिलीप वलसे पाटिल और जयंत पाटिल ये दोनों जो है सुप्रिया सुले के खेमे के माने जाते हैं। इसके बाद में जो दूसरे खेमे की अगर हम बात करें तो छगन भुजबल हैं, धनंजय मुंडे हैं, ये नाम जो है अजीत पवार के खेमे के हैं। लेकिन वरिष्ठता की ओर अगर हम बात करें, अनुभव की अगर बात करें तो जयंत पाटिल जो है अनुभवी नेता हैं, इस तरफ छगन भुजबल अनुभवी नेता हैं, दिलीप वलसे पाटिल अनुभवी नेता हैं। तो अगर ये दो नाम जो एकदम शुरुआती तौर पर हमारे जहन में आते हैं कि एक सुप्रिया सुले या अजीत पवार, अगर ये दोनों ही नहीं बनते हैं तो फिर मुझे लगता है कि इन नामों में से कोई चुना जा सकता है। ये नाम सामने आ सकते हैं। अगर सुप्रिया सुले और अजित पवार नहीं बनते हैं अध्यक्ष तो जयंत पाटिल, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, ये वो बड़े नाम हैं जो कि अध्यक्ष पद की रेस में सामने आ सकते हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।